ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये था कि जैसे हालांकि मैंने तुमको मना कर रखा है क्वेश्चन लिखने के लिए। व्हाट इज कंडक्टर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो कंडक्टर के बारे में पहले बता चुका हूँ। मेरे को पेन सेलेक्ट करने दो। ठीक है, तो कंडक्टर द मटेरियल विच पासेस इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज नोन एज कंडक्टर। वेरी गुड। ठीक है, कितने मार्क्स का था क्वेश्चन? वेरी गुड, जितने भी मार्क्स का था। साकेत का देखते हैं। कंडक्टर आर दो सब्सटेंस थ्रू 20 विच नंबर का था। ही कैन फ्लो। वेरी गुड, साकेत का भी बिल्कुल ठीक है। क्या बोले होते? 10 सब मिला के 23 नंबर का था। ये फर्स्ट क्वेश्चन बताओ कितने मार्क्स का था? एक मिनट। एक का था, दो का था शायद। वेट, मेरे को पीडीएफ खोलने दो। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, मेरे को मिल गया। व्हाट इज कंडक्टर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो आप दोनों ने सही किया है, तो दोनों को 2 मार्क्स। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज चार्जिंग बाय कांटेक्ट, एक्सप्लेन विद प्रॉपर डायग्राम। चार्जिंग बाय कांटेक्ट बताना था और आपको एक डायग्राम के साथ शो करना था इसको। ठीक है, चार्जिंग बाय कांटेक्ट को। तो उधर देखते क्या किया तुमने। एक्सप्लेन विद क्वेश्चन आगे से मत लिखना बच्चे, मैं बता चुका हूँ पहले। इट इज ए प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज कंडक्टर बॉडी बाय ब्रिंगिंग इट इन कांटेक्ट ऑफ चार्ज बॉडी। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। वेरी गुड, बहुत अच्छे डेफिनेशन तुमने बहुत सही लिखे। एग्जाम्पल जैसे कि नहीं बच्चे, ये तुमने एग्जाम्पल, एक मिनट को देखने दो। ये दो न्यूट्रल बॉडी थी, यहाँ तुम एक चार्ज बॉडी लाए। यहाँ पर चार्ज बॉडी के बाद तुमने किया क्या? यहाँ चार्ज बॉडी तो यहाँ ले आया, उसके बाद हुआ क्या? सर देखिए सर, तीसरा ना देखिए सर। हेलो, हाँ, नीचे करिए। वही कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। हो गया सर, जितना था नीचे देखिए नीचे। टच, टच कहाँ किया तुमने? सर किस, एक तरफ नेगेटिव हुआ और एक तरफ पॉजिटिव हुआ। इस बॉडी आज को तुमने इससे टच कहाँ किया? हाँ हाँ, सर, मिस्टेक हो गया। है ना? नो, कटेगा नहीं। यहाँ डायग्राम सही नहीं है उदय, यहाँ मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसका ओके देखते सर। हैं, साकेत का। इट इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज कंडक्टर बाय बॉडी बाय ब्रिंगिंग इट इन कांटेक्ट ऑफ चार्ज बॉडी। वेरी गुड, डेफिनेशन बहुत अच्छी थी। चार्ज एग्जैक्टली, साकेत ने बहुत अच्छा किया है। वेल डन साकेत। जब भी रिकॉर्डिंग देखी 3 मार्क्स का था, साकेत को 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे। ओके, वेरी गुड। और यहाँ सर तुमको हमको मिलेंगे यहाँ पर ओनली 1 मार्क। वो कि इसलिए डेफिनेशन के लिए सही ना बनाने के मतलब मार्क्स कटेंगे और गलत बनाने के भी मार्क्स कटेंगे, तो यहाँ तुमको मिलेंगे 1 मार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द वैल्यू ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये क्वेश्चन मैं हर बार दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से याद कर लो इसको। तो हमको वो करना है। ये स्वाइप क्यों नहीं हो रहा? ओके, ठीक है। तो राइट द वैल्यू ऑफ चार्ज, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 लीटर। वेरी गुड, सही है ये। मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। वेरी गुड। मास ऑफ न्यूट्रॉन भी सही है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज वेरी गुड। प्रोटॉन इज वेरी गुड। बहुत अच्छे। ये कितने मार्क्स का था? 3 मार्क्स का था। आपको 3 आउट ऑफ 3 फुल मिलेंगे। ओके, ज़्यादा बेटर होगा अगर मैं यहीं पर मार्क्स दूँ, क्वेश्चन के साथ में मार्क्स दूँ, है ना? ठीक है, साकेत का देखते हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, माइनस ई। देखो साकेत ने एक गलती की यहाँ पर, माइनस ही तो सही लिखा और ये सब लिखना नहीं था। ये लिख दिया, मैं गलत नहीं कह रहा इसको, ये चीज सही लिखी लेकिन लिखना जरूरी नहीं था। यहाँ तो माइनस ही लिखा, वो तो सही है, मतलब ये वाली चीज तो सही है, लेकिन यहाँ माइनस साइन मेरे को दिख नहीं रहा। दिख रहा है क्या होता है तुमको? यहाँ पर माइनस साइन दिख रहा कहाँ है ये क्या? पे माइनस? ये तो इक्वल माइनस टू लग रहा है। इक्वल टू लग रहा है मेरे तो को। माइनस नहीं, क्या नहीं बोल रहे? लग रहा है, लग तो नहीं रहा। इक्वल टू लग रहा है। माइनस ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10�र सर माइनस। गलती से इनको और दिया गया हमको लगता है शायद। यहाँ थोड़ी गलती हो गई। साकेत को ध्यान देना है, मैंने उसको बताया था, है ना? तो आगे से ध्यान देना साकेत, जब भी रिकॉर्डिंग तुम ये देख रहे हो, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज प्लस सी, इक्वल टू भी डाल दोगे तो अच्छा रहेगा, जैसे तुमने यहाँ डाला प्लस ई, तो ये ठीक है। चार्ज ठीक है। यहाँ
इलेक्ट्रॉन का मास 9.10 किलोग्राम, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, साकेत को यहाँ मिला। कितने मार्क्स का क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन था 3 मार्क्स का ना, तो उदय को तो पूरे पूरे 3 मिल गए, साकेत को यहाँ पर मिलेंगे 2 मार्क्स। ओके, क्योंकि यहाँ गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, तो आप छोटी गलती भी करोगे तो थोड़े मार्क्स ज़्यादा कटेंगे आपके। एक्सप्लेन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइट इट्स फॉर्मूला। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बनना था और उसमें फॉर्मूला क्या है वो बताना था। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज नॉट अ कंटिन्यूअस क्वांटिटी, वेरी गुड, ये आपने बिल्कुल सही लिखा है। इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला मतलब यहाँ इंटीग्रल मल्टीपल, वेरी गुड। फॉर्मूला Q इज इक्वल टू, ये क्या लिखा है? सर प्लस नहीं है। प्लस? प्लस नहीं है ना, ये प्लस दिख रहा है मेरे को, माइनस दिख रहा है, ये क्या लिख दिया तुमने? देखो, गलत। लिखते हैं ऐसे, लिखते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? ये था 2 मार्क्स का। को सर ये यहाँ, तो सही था ना? हाँ सही था, आपको ये लिखना था जो यहाँ दिख रहा है, आपको यहाँ 1.5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। साकेत का देख लेते हैं। प्लस तो लिखा है मैंने। प्लस माइनस होता है, देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, वैसे ना, मतलब बस Q इक्वल टू एनी भी लिखते चलता, लेकिन ये क्या लिखा है तुमने? अच्छा ठीक है, चलो मैं अभी मार्क्स डिडक्ट नहीं कर रहा, लेकिन आगे से ध्यान देना, तुमने कुछ गलत नहीं लिखा है। प्लस माइनस लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, समझ पा रहे हो? सर प्रॉपर मतलब प्लस का चिन्ह सर थोड़ा सा और देना था ना। अच्छा मिस्टेक हो गया, ठीक ठीक। ठीक है, ओके। या तो मत दो, या तो प्लस माइनस दोनों दो, है ना, मतलब चलेगा वैसे। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज नॉट अ कंटिन्यूअस क्वांटिटी, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, वेरी गुड साकेत, 2 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, ये आपने देखा होगा टेस्ट में एक अलग चीज, कि टेस्ट मैंने 2 सेक्शन में बनाया, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका पूरा सिलेबस है, मतलब जो मैं पढ़ा चुका, और सेक्शन बी में आपका वो सिलेबस है जो मतलब लास्ट टेस्ट के बाद का जो बचा था, समझ पा रहे होगे आप? चलो, find the number of electrons transferred when 80 microcoulomb charge is transferred from one body to another. Also calculate mass transfer. आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बताना है जब 80 माइक्रोकूलम चार्ज ट्रांसफर हो। तो देखते हैं कैसे किया आपने। मास, अरे 80 माइक्रोकूलम तो चार्ज था ना बच्चे, पहले आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने थे। m इज इक्वल टू 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये क्या निकाला? m क्यों लिखा आपने यहाँ पर? अच्छा ठीक है, ऐसे ओके, मास डायरेक्टली आपने निकाल निकाल दिया क्वेश्चन। पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकालने थे उधर, पहले आपको n की वैल्यू निकालनी थी, मतलब आप ऐसे करते Q इज इक्वल टू एन ई लगा के पहले n निकालते, ठीक है। साकेत का एक बार मेरे को देखने दो, साकेत ने भी वही किया है। ये क्या किया आपने? 728। देखो बच्चे, मैं इस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ यहाँ पर। एक ब्लैंक है नहीं मेरे पे, लेकिन कोई नहीं। देखो क्वेश्चन ये वाला कैसे होगा, ध्यान देना। दिख रहा है उदय अभी? हाँ सर दिख रहा ओके, ये देखो, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। आपको सबसे पहले निकालना क्या है, मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, पहली लाइन में तो यही लिखा है। तो आप सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे वो देखिए। सॉल्यूशन के बाद आप क्या करेंगे, n इज इक्वल टू क्या, सीधा 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 ऐसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ने जो बोला उस हिसाब से, व्हेन इतना चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, इतना चार्ज ट्रांसफर है तो उसको क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं Q बराबर कितना हुआ है, 80 माइक्रो कूलम, है ना। तो आपको n निकालना है, और बाद में कह रहा है ऑल्सो कैलकुलेट मास ट्रांसफर, और मास ट्रांसफर भी निकालना है आपको। मास ट्रांसफर बराबर कितना होगा, ये निकालना है है। सर। बोलो। सर यहाँ पे लिखा है चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, इसमें क्या, इसका मतलब समझा नहीं क्या होगा, एक देखो बॉडी टू अनदर। देखो 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 बताता हूँ। एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, ये है ए, ये है बी। अब यहाँ से
आपने क्या किया होगा, चार्ज भेजा होगा, तो जाहिर सी बात है एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में गए होंगे, या तो इससे इसमें गए होंगे या इससे इसमें गए होंगे, मतलब कोई दोनों में से कोई एक चीज हुई होगी। तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ही जाता है ना। देखो असल में जाते क्या, इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज लेके जाते हैं। यहां से अगर इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे गए हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या बोल सकते हैं कि चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, अगर 80 माइक्रोकूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ, 80, देखो इसको ध्यान देना, 80 माइक्रोकूलम चार्ज इसमें ट्रांसफर हुआ है, तो उसका मतलब ये हुआ कि इस वाली बॉडी पे, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन देख लो कहां से कहां है, यहाँ है, तो इस वाली बॉडी में आ जाएगा -80 माइक्रोकूलम, है ना, और इस वाली बॉडी में आ जाएगा +80 माइक्रोकूलम। समझे, तो इसलिए हम बोलेंगे कि 80 माइक्रोकूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ है। ये समझ आया कि यहाँ पे -80 माइक्रोकूलम आ गया और यहाँ पर +80 माइक्रोकूलम आ गया, इसका मतलब ये होता है। ये चीज समझ आई? तो हाँ। सर इसमें आपने जो बताया सर, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट व्हेन 80 माइक्रोकूलम, तो सर कूलम निकालना है तो सर पहले एन एन निकालना है, तो सर एन लिख दिए हाँ, इतना। फॉर्मूला और लगाओ, सर Q इक्वल टू एन ई से। तुमको क्यू पता है, यहाँ पर क्वेश्चन ने दे रखा है क्यू पहले से। ई भी तुमको पता है ना, ई आपको ने याद करा है, तो एन लगा दो सीधा सीधा, क्यू बटे ई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम अपॉन ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इसको ऐसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 50 और ये आपका हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻⁶। कूलम से कूलम कट जाएंगे, ये -19 ऊपर चल जाएगा तो +19 हो जाएगा। -6 +19 को जब करेंगे तो आपको मिलेगा +13। ठीक है, तो 10⁻13, या तो इस वाले जीरो को हटा दो, 50 का जीरो हटा दो और यहाँ लिख दो 10⁻14, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। समझ आया? एन की वैल्यू ये आई आपकी, ये जो है ना, ये हुई एन की वैल्यू। समझे? आप दोनों ने क्या क्या कर रखा, कुछ सर ये अजीब कैसे आया? किया क्या? सर फिर से बताइए कैसे है ये वाला एन इक्वल टू क्या किए थे? अरे बच्चे, ये फॉर्मूला पता है ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, आपने तो पढ़ा है, Q इज इक्वल टू एन ई। यस सर, यस सर। तो वहां से Q फिर से क्या इसको है, इस पर करना है तो? तो ये है हाँ, ना, इससे से कितना? हाँ सर ठीक। और ई ये रहा, डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा फाइनली। तो ये क्या होगी, एन की वैल्यू है। एन का मतलब क्या होगा कि इतने इलेक्ट्रॉन गए होंगे बॉडी ए से बॉडी बी में, बॉडी ए से बॉडी बी में इतने इलेक्ट्रॉन गए हैं, टोटल इतने गए, तो इसीलिए इस पर आया पॉजिटिव चार्ज, इस पर आया नेगेटिव चार्ज। समझे? यस सर। ठीक है, तो एन तो आपने निकाल लिया। क्वेश्चन ने आपको क्या बोला था कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, है ना, फाइंड द नंबर, जो आपने लिखा भी है। एन तो आपने निकाल लिया, उसके बाद कह रहा है ऑल्सो कैलकुलेट द मास ट्रांसफर। मास ट्रांसफर कैसे निकालते हैं, अब ये देखो। मास ट्रांसफर मैंने बताया था कि मास ट्रांसफर विल बी इक्वल टू एन इंटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो मतलब इतना मास ट्रांसफर हुआ, अगर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो मतलब इतना मास ट्रांसफर हुआ है। एम ही पता है ना क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो इतना मास ट्रांसफर हुआ है, अगर 4 हुए हैं तो इतना हुआ है। अगर इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो कितना मास ट्रांसफर हुआ है, 5 × 10⁻14 इंटू एम ई। एम ई की वैल्यू आपको पता ही है, याद ही है, क्या होती है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 9.1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 45.5 इंटू 10⁻31 प्लस 14, और ये हो जाएगा आपका 17 माइनस का 17, राइट, 17 किलोग्राम। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, 4.55 इंटू 10⁻⁻16 किलोग्राम। समझे? ऐसे होना था क्वेश्चन, आप दोनों ने कुछ और ही कर दिया इसमें शायद से। क्या आंसर है आपका? आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है वैसे। यहाँ किलोग्राम आएगा, वो मत लिखो, आई गेस आंसर आपका बिल्कुल सही है। ओके, मेरे को प्रोसीजर फिर देख। सर सर एक बार देखिए, गलती बनाया क्या मैंने? मैंने गलती बनाया है। देखो बच्चे, वही देख रहा हूँ शुरू से मैं। देखो, वेरी गुड। देखो, यहाँ से आपने m निकाला। पहली चीज, क्वेश्चन ने पूछा क्या था, देखो क्वेश्चन ने बोला क्या था। क्वेश्चन ने सबसे पहले तो बोलता कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो n तो निकालना ही है ना आपको, तो डायरेक्टली आप m क्यों लिख रहे हो यहाँ पर, n निकालो ना पहले। तो चलो, आपने m ये फॉर्मूला कौन सा है, कहाँ से आया, बताओगे जरा मेरे को। साकेत ने भी शायद यही वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, बताओगे मेरे को, ये कहाँ से आया फॉर्मूला, बोलो बोलो जल्दी बोलो। सर मास ऑफ
सर मास निकालना है ना सर हमको। ओके, मैं बता रहा हूँ, तुम भूल गए होगे तो अगर मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला आया कहाँ से। ये फॉर्मूला यहाँ से आया कि n क्या होता है, Q बाई ई होता है, या फिर मतलब जैसे आप देख भी रहे हो ये रहा Q इक्वल टू एन ही हो गया। तो यहाँ से देखोगे n किसके इक्वल होगा, n विल बी इक्वल टू Q बाई ई, और यही n। और आप एक चीज और जानते हो कि मास ट्रांसफर, एक बात याद रखना अपनी नोटबुक में लिख लो, मास ट्रांसफर का फॉर्मूला वैसे मैं थ्योरी में बता चुका हूँ, लेकिन वैसे भी देखो मास ट्रांसफर किसके इक्वल हो सर जाएगा। हेलो। हाँ बोलो। सर Q इक्वल टू एन ई, मतलब सर Q निकालना है हमको, और सर क्यों M नहीं इक्वल टू एन निकालना, इंटू एन। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत बोला तुमने। क्यों, क्यों कहाँ निकालना, किसने बोला तुमको क्यों निकालने के लिए, क्यों तो उसने दे रखा है पहले से। क्वेश्चन ने बोला क्या, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एन, एन निकालना है तुमको। किस समझ गया आगे बताइए। पक्का समझे। देखो बच्चे, क्वेश्चन कभी भी पढ़ो ना ऐसे, तो उससे लिखते जाओ कि क्वेश्चन ने बोला क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था, क्वेश्चन आगे से ऐसे ही करना जो भी करोगे। डायरेक्टली ऐसे लिखना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आपका आंसर भले ही आ गया, लेकिन ज्यादा अच्छा है अगर आप ऐसे लिखो। मैं मास ट्रांसफर बता रहा था, मास ट्रांसफर किसके इक्वल होता है, एन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका मास ट्रांसफर का फॉर्मूला है, याद रखना, मैं थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। तो यहीं से मास ट्रांसफर को मैं mt लिखता हूँ, तो mt किसके इक्वल होगा, n इंटू एम ई के, और यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, mt अपॉन एम ई। और ये दोनों, ये n बराबर है ये वाले दोनों, तो हम कह सकते हैं कि n किसके इक्वल होगा, q बटे ई, और ये किसके इक्वल होगा, मास ट्रांसफर अपॉन एम ई। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं थ्योरी में बता चुका था, तो यहीं से आपने सॉल्व किया है ये। ठीक है, आपने किया क्या है, आपने ये किया कि m, जिसको आप, मैंने mt बोला, वो आपने यहाँ लिख दिया, और वो किसके इक्वल होगा, q अपॉन ई, ये रहा q, ये रहा e, है ना, q अपॉन ई इंटू ये वाली वैल्यू मास। आपने किया वही है, किया सही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हुआ कैसे। मेरे को नहीं पता मतलब आपने आंसर ऐसे कैसे निकालिया बिना सिस्टमेटिक हुए, लेकिन फिर भी कोई नहीं, सही है। ये आपने निकाला मास ट्रांसफर, है ना, मतलब ये मास ट्रांसफर निकालिए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ कितने मार्क्स का क्वेश्चन था ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो 3 में से सर आपको, इसको हम ना, हेलो, इसको सर हम रफ में निकाले थे, नहीं सर पूरा नहीं लिखे थे, हम आधा लिख के छोड़ दिए थे। नहीं तो मैं नहीं जानता हूँ ना, साकेत प्रॉपर ने, सर से जैसे निकाले थे। कि साकेत ने पूरा सॉल्व नहीं किया, लेकिन आई गेस कैलकुलेशन ही बाकी थी। जैसे मैं देख सकता हूँ 8 इंटू 91/16, 8 इंटू 91/16, हाँ। तो साकेत को और भी कम मार्क्स मिलेंगे, आपने आंसर निकाला, लेकिन एक बात ध्यान रहे, आपने एन नहीं निकाला होता है, एन आपने नहीं निकाला, बस एम निकाला। तो यहाँ पर आपको 3 में से 1 मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क। और हमको सर। साकेत को, हाँ, और साकेत को मिलेगा आधा, क्योंकि ना उसने फाइनल आंसर निकाला, बस मैं स्टेप्स के मार्क्स मार्क्स दे रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट कूलम्स लॉ विद इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, कूलम्स लॉ को स्टेट करो। तो देखो, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ये पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट बोलते हो जिसको, वो यहाँ ना लगा कि यहाँ लगाओ, ठीक है, यहाँ नहीं। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा तुमने ध्यान दिया कि 2 चीज मेंशन करना बहुत जरूरी, एक पॉइंट चार्ज और दूसरा एट रेस्ट, तुमने दोनों के ही बहुत अच्छे से ध्यान दिया, वेरी गुड उदय। is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them, well done, बहुत अच्छे, ये बिल्कुल सही किया तुमने, बहुत अच्छे। ठीक है, साकेत का देखते हैं। Coulomb's law, the magnitude of force F between 2 point charges Q1 and Q2 R, यहाँ पर देखो डिफाइन नहीं किया उसने अच्छे से। Coulomb's law, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड फोर्स एफ बिटवीन 2 पॉइंट, पॉइंट तो लिखा है लेकिन चार्जेस रेस्ट में होने चाहिए थे, वो नहीं बताया इसने ना ही, मतलब Q1 एंड Q2 के बारे में डायरेक्ट मैथमेटिकल फॉर्म लिख दिया, लेकिन स्टेट करके बताना था ना कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, ये था 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो उधर यहाँ पर तुमको 3 मार्क्स मिलेंगे, तुमने डेफिनेशन भी बहुत अच्छी लिखी और मैथमेटिकल फॉर्म भी बहुत अच्छा था। साकेत ने डेफिनेशन ढंग से नहीं लिखी थी, मैग्नीट्यूड फोर्स एफ बिटवीन पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 डिस्टेंस R, आगे तो बताया ही नहीं ना डेफिनेशन में कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम।
और सीधा सीधा ये लिख दिया, और ये भी गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि करेक्ट क्या होना चाहिए था? करेक्ट ये होना चाहिए था कि F विल बी इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ना कि इनटू आर स्क्वायर। ये नहीं होता जो साकेत ने लिखा है। ये देखो एक ही बार में लिख दिया, अपॉन में आर स्क्वायर था, है ना। तो यहाँ पर साकेत को पता नहीं हाफ से कम मार्क्स में कैसे दूं। दी मैग्नीट्यूड मार्क्स देने को बन नहीं रहा, पॉइंट चार्जेस लिखा है, मैं हाफ मार्क्स दे रहा हूँ, लेकिन मतलब जबरदस्ती देना पड़ रहा है क्योंकि उसने लिखा है। वैसे मैं यहाँ मार्क्स डिजर्व नहीं करता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है वो भी मैंने लिखवाया था। लिमिट, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, वेरी गुड। इट इज वैलिड फॉर चार्ज एट रेस्ट ओनली, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, मैंने लिखवाया भी है थ्योरी में। कूलम्स लॉ कैन बी लार्ज पार्टिकल एग्जिट, हाँ ये क्या लिखा है, आगे कुछ नहीं लिखा। Coulomb's law can be large particle exist between two charged particle, can be large particle, ये क्या लिखा है साकेत ने ना। ये सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है, या मार्क्स नहीं मिलेंगे तुमको। कितने मार्क्स मिलेंगे? कितने मार्क्स का था? 1 या 2 मार्क्स का होगा शायद, 2 मार्क्स का। तो यहाँ तुमको 2 मार्क्स मिलेंगे। गुड, साकेत को और मेहनत करने की जरूरत है। व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी? राइट इट्स फॉर्मूला। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? Relative permittivity of a medium is defined as the ratio of absolute permittivity of medium to the absolute permittivity of vacuum. It is denoted by epsilon r. Very good, बहुत अच्छे उदय, बहुत अच्छे। तुम्हारे आंसर देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, तुम बहुत अच्छे। ये आंसर अगर तुम फाइनल में लिखोगे ना, टीचर तुम्हारा आधा मार्क्स भी नहीं काट सकता। ऐसे ही आंसर लिखते हैं, ठीक है, वेरी गुड। एक अच्छी चीज और बेटर कर सकते हो कि एप्सिलॉन एम बताओ कि क्या है। जैसे तुमने यहाँ लिखा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो यहीं पर लिख दो एप्सिलॉन एम, ताकि टीचर को पता पड़ जाए कि एप्सिलॉन एम है क्या। टीचर तो वरना ये बोल सकता है ना कि इस फॉर्मूले में एप्सिलॉन एम क्या है, ये तो कहीं नहीं तुमने बताया। तो अगर यहाँ ब्रैकेट में बता दोगे तो वो सही होगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट एक्चुअली, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छे, तुमको यहाँ पूरे मार्क्स मिलेंगे, तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया, 2 आउट ऑफ 2। साकेत का देखते हैं। द फैक्टर बाय विच कूलम्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इट डिक्रीज रिलेटिव टू वैक्यूम, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। साकेत ने ये भी बिल्कुल सही लिखा है, टू वैक्यूम, ठीक है, ये भी सही लिखा है। अगेन वही कह रहा हूँ मैं कि एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन एम को डिफाइन कर दोगे, लेकिन ठीक आंसर है, वेरी गुड साकेत भी। नेक्स्ट है, ऑल्दो मैंने ये डेफिनेशन लिखवाई नहीं थी, ये वाली मैंने नहीं लिखवाई, लेकिन ठीक है डेफिनेशन। चलिए, व्हाट इज द प्रिंसिपल, ओके क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक्सप्लेन विद द स्विचेबल सिचुएशन? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या था वो? उदय मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को वापस से मत लिखना, तुम्हारा टाइम वो होगा काफी ज्यादा। ओके, देखते हैं। 9th क्वेश्चन नहीं किया उदय तुमने? सर नहीं आता था, छोड़ दिया। ओ, पढ़ाया तो था मैंने क्लास में, साकेत ने भी नहीं किया। क्यों? तुम दोनों ने ही एक ही क्वेश्चन, तुमने क्या फोटो वोटो भेजी थी क्या किसी को? सर देखा तो मांगा। अच्छा, तुमने भेज दी। और आगे से मत सॉरी करना। सर, आपने भेजा। 9 क्वेश्चन किसी ने नहीं किया। राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 3 इलेक्ट्रिक नहीं फील्ड, बता दे सर। एंड ऑल्सो राइट फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो, properties of electric field lines are it starts from positive charge and ends at negative charge, very good। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है। इन केस इफ नो, एक्चुअली बच्चे ये जो तुमने लिखा है ना, ये पॉइंट इसी के अंदर आ जाता है, तो आपको आप और बेटर पॉइंट लिख सकते थे इन केस, लेकिन कोई नहीं। इन केस इफ नो नेगेटिव चार्जेस, मैंने तो बहुत सारे पॉइंट लिखवाए थे ना, और ये जो 3 पॉइंट तुमने लिखे वो मैंने एक पॉइंट के अंदर ही लिखवाए थे इन तीनों को। एक्चुअली नहीं, ये वाला नहीं, लेकिन ये वाला ठीक है, जैसे ये पॉइंट ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज सस्पेंडेड टू पॉइंट चार्ज, वेरी गुड, ये वाला सही है। और ठीक है, कोई नहीं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम इन केस इफ नो नेगेटिव चार्ज देयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड, ठीक है, ये भी ठीक है। आगे तुमने लिखा फॉर्मूला, द फॉर्मूला यू द फॉर्मूला, ये क्या लिखा है? योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। कि अच्छा बच्चे, अगर यहाँ पर आपने वेक्टर यूज किया है बहुत से, यहाँ भी वेक्टर यूज किया है, यहाँ वेक्टर
रिप्रेजेंट करने वाला फैक्टर किधर है, यहाँ डायरेक्शन कहाँ शो हो रही है, तो आपको यहाँ भी बताना चाहिए ना कि डायरेक्शन किधर होगी। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है बच्चे, क्या लिखा है, बोलो जल्दी बोलो। के ई क्यू, The field के lines ई never क्यू। each other. वेट, साकेत ने बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है, फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। द परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस आर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। ग्रामेटिकल थोड़ा दिक्कत है इसमें कि कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन मैं समझ गया। द परपेंडिकुलर फील्ड लाइन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ चार्ज, ऐसे लिखना था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी लर्निंग फेज है तो ऐसे मार्क्स डिडक्ट करना सही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट्स अ नेगेटिव चार्ज, ये भी बहुत सही है, बहुत अच्छे। आगे देखते हैं फॉर्मूला। बस इतना ही था क्या साकेत का टेस्ट? ओह, फॉर्मूला भी लिखना था साकेत को यहाँ पर। फॉर्मूला हो जाता है ई इज इक्वल टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से बोला था, तो पहले आपको पॉइंट चार्ज दिखाना था, ये रहा क्यू, और यहाँ से एक डिस्टेंस पी पर हमको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आर डिस्टेंस की दूरी पर है। तो कैसे निकालेंगे, ई की वैल्यू होगी आपका के क्यू बाय आर स्क्वायर, बस इतना ही करना था और कुछ थोड़ी करना था। तुमने क्या किया, जैसे यहाँ पर ये क्या लिखा है उदय, ये वाली चीज क्या लिखी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये। हम लिखे हैं इसमें, आप इसमें लिखे हैं कि के ई कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के एफ एफ ई हुआ। आप फिर कैपिटल क्यू लिखे। ये आप लिखा है सर तुमने, क्यू। बताओ बताओ, ये लिखा है यस सर। तुमने, ये ई कहाँ से आया? ई नहीं होगा इधर। ई कहाँ से आ गया इस फॉर्मूले में, ई तो मैंने कभी लिखवाया ही नहीं, मैंने तो केवल एक चीज लिखवाई थी, के क्यू क्यू बाय आर सर स्क्वायर। ई नहीं होगा सर, ई गलती से लिख दिया सर। बच्चे ऐसी गलती मत करो, ठीक है। और यहाँ पॉइंट चार्ज वगैरह कुछ शो नहीं किया आपने कि एक पॉइंट चार्ज क्यू है, ये ठीक है, आप डेफिनेशन के हिसाब से आपने इसको बनाया है, लेकिन याद रहे ये ई तो पहली चीज आएगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। और के क्यू बाय आर स्क्वायर ठीक है, और अगर वेक्टर साइन इधर है तो यहाँ भी कोई वेक्टर वो बताओ, जैसे कि ये आर आर वेक्टर हो गया, तो आर कैप इधर शो करो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर ऐसी है तो, समझे? तो वरना यहाँ फिर या फिर यहाँ पर ई मत लगाओ अगर इधर वेक्टर नहीं लगाना तो। अरे आप फिर से लिख दिए सर आप। क्या? ये वो साइड में लिख दिए सर अच्छा से, तो मेरा क्या देखो, होगा इसका। ओके देखो, जो आपने प्रॉपर्टीज लिखी, वो तो ये तीन आपने प्रॉपर्टी चलो ठीक लिखी, और साकेत ने भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज लिखी, ठीक है, ये सारे जो था वो बहुत अच्छा लिखा। उसके बाद जो क्वेश्चन आगे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि देखो, पहले क्वेश्चन था ना, राइट थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो तो आप दोनों ने काफी सही लिखा। आगे कह रहा है ऑल्सो राइट द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखो। तो आपको क्या करना चाहिए था, एक यहाँ पर पॉइंट चार्ज क्यू बनाना चाहिए था, यहाँ पर मान लो एक पॉइंट आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी लेना था, और यहाँ पर दिखानी चाहिए थी इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर वो ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो ई है ये, तो आपको बताना था ई किसके इक्वल होगा, ई होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के। समझ आया, समझे, ऐसे होना था ये। अच्छा। आपने तो वैसा किया नहीं, मतलब ठीक है किया, लेकिन जैसे ई लिख दिया आपने, ये मिस्टेक कर दी एक तो ई लिख के, और उसके बाद वेक्टर का ध्यान नहीं रखा कि इधर वेक्टर साइन लगाया इधर नहीं लगाया, तो यहाँ आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। लेकिन प्रॉपर्टीज आपने सही लिखी और आधा ये फॉर्मूला भी ठीक है, तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 3। ओके, 2 मार्क्स। कैसे, साकेत का भी सेम सिचुएशन है, यहाँ साकेत को 2 मार्क्स मिलेंगे। आई होप आप टेस्ट ईमानदारी से करते हो, वरना कुछ फायदा नहीं है इन टेस्ट का, पता है। वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती एक दूसरे को? तो देखते हैं, मैंने बहुत बार बताया था। जब मैंने बताया तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा साकिब ने ये किया क्यों नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। वेट अ मिनट, कितने पेजेस भेजे थे उसने मेरे को, 1 2, हाँ 3 ही भेजे थे शायद। लेट मी चेक अगेन, मैं फिर से देख लेता हूँ। यहाँ पर जैसे 1 सेकेंड, क्वेश्चन क्या था, अच्छा तुम्हारा
हाँ, साकेत का मैं ऐड नहीं कर पाया था, उसने भेजा था मेरे को 11th क्वेश्चन भी, मैं पीडीएफ में ऐड नहीं कर पाया। उसने लिखा है इफ द टू लाइंस इंटरसेक्ट देयर विल बी टू टेंजेंट एंड दिस टू डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट नॉट इंटरसेक्ट, इतना लिखा है उसने। आधी अधूरी बात लिख दी है, लेकिन मतलब अधिकतर लिख दी है वैसे, लेकिन प्रॉपर आंसर नहीं था तुम्हारा। देखते हैं। प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। Two electric field lines can never intersect each other because if they do so, then at the point of intersection there will be two direction of electric field, which is impossible. Very वीडियो good. नहीं आ रही है। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही लिखा, जैसे मैंने लिखवाया था, जैसे एग्जाम में लिखोगे पूरे सर मतलब। वीडियो नहीं आ रही है, वीडियो। क्या? हेलो। बोलो। सर वीडियो नहीं आ रही है, फोटो फोटो। ओके, सॉरी, वेट। हाँ, ठीक है। तो ये वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा लिखा ये, है ना? ऐसे ही लिखना था। साकेत ने मतलब बहुत अच्छा नहीं लिखा, उसको 1 मार्क्स मिलेंगे बस। यहाँ तुमने बहुत सही लिखा, वेरी गुड। ठीक है, 2 मार्क्स का था, फुल मार्क्स। और ये 10th क्वेश्चन, ये ना 11th। 9 और 12 नहीं दिख रहा। क्या बोले? 9 और 12 को नहीं आता है, छोड़ दिए। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज मान लो दे भी रखा है 4 माइक्रोकूलम एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर प्लेस इन वैक्यूम। यहाँ से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। कितना इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा बच्चे? देखो, ई का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या होती है? के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 माइक्रोकूलम, है ना? तो यहाँ लिख दो 4 × 10⁻⁶, माइक्रो लिखा है ना, तो कूलम भी आएगा यहाँ पर, यूनिट भी लिखते चलना, बाय आर स्क्वायर। आर क्या है? 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 × 10⁻⁻² मीटर इसका स्क्वायर। सारी एसआई यूनिट में, तो सारी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 9 4 ये देखो, ये 2 का स्क्वायर तो 4 बन जाएगा, तो उससे कैंसिल हो जाएगा। केवल क्या बचा? 9 × 10⁻⁹ और यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 की पावर 10 की पावर -4 हो जाएगा, और 10 की पावर -4 नीचे था, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 की पावर +4, तो +4 हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 9 × 10⁻², 900 ही बोल सकते हो, 900 न्यूटन पर कूलम। समझे? ये था आंसर उसका। यस तो यस। ऐसे तुमको टेस्ट देना है। तो अब सर हो। सर हेलो। बोलो। सर आप जो देते हैं ना न्यूमेरिकल, तो उसमें ना मतलब थोड़ा डर लगता है बनाने में, मतलब अरे ये नहीं कर पाते देखो, हैं। इसमें क्या डर था? इसमें कुछ डरने वाली बात थी? समझ लो, ये जो 12th क्वेश्चन है, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन, मतलब ऊपर वाला ही है आई गेस, नहीं, ऊपर के ऊपर वाला क्वेश्चन यानी ये वाला। इसमें जो मैंने बोला, इसमें मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तुम आसानी से लिख देते। तुम यहाँ लिख देते E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब जो 12th क्वेश्चन है, उसमें बस क्या मैंने वैल्यू दे दी है, अब तुमको वैल्यू पुट करनी है, जैसे मैंने किया। कितना आसान था, देख रहे हो? ये फॉर्मूला तुमको पता ही था, ये वैल्यू तुमको सारी दे रखी थी, तुमको केवल पुट करनी थी इसमें। कुछ उसमें रॉकेट साइंस था कुछ, या कितना इजी था ये? हेलो। सर साकि वो बात नहीं सर, इसमें लिखा है द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार आर। सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मुझे बता देंगे सर, यहाँ पे ड्यू टू पॉइंट दे दिया, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया देखो, मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज की वजह से ही तो होगी ना। वो चार्ज कैसे है? जैसे गॉस लॉ में भी हम देखेंगे कि आप अलग अलग बॉडीज के लिए भी निकालेंगे, शीट के लिए निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे, उसके लिए निकालेंगे, बहुत सारी चीजों के लिए निकालेंगे, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन तुम ये देखो कि यहाँ चार्ज क्यू है, तो इसकी वजह से, ये पॉइंट चार्ज है ना, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ई का जो फॉर्मूला है ना बच्चे, ई, ये पॉइंट चार्ज की वजह से ही है। ये पॉइंट चार्ज की वजह से ही ये फॉर्मूला है। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही है। समझे? तो यही वाला फॉर्मूला लगाना था अगर पॉइंट चार्ज बोला गया था तो। समझे? यस सर। समझ आया? अब तुम्हारा काम ये है कि तुमको ये वाला टेस्ट अब सर अपने। ये सर 12 में नहीं बताया, 12 में बता दिया ना 12 नहीं सर, बताया 9 में मैंने। बताया, 9 में। वेट वेट, 12 नहीं 9 बताया। 9। ओके, देख रहा हूँ। 12 बता दिया सर, 9 में बताया, 9। 12 बता दिया। ओके, हाँ हाँ, आप दोनों ने 9th नहीं किया। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? देखो, ये भी कितना आसान था। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या था बच्चों? कि लेट सपोज आपके पास, देखो, अगर आपके पास ये Q1 चार्ज है और यहाँ है चार्ज Q2, तो Q1 पे टोटल फोर्स कितना होगा? Q1 पे फोर्स उतना ही होगा जितना Q2 लगाएगा, उतना ही तो होगा, है ना?
यस सर, यस। ठीक है, अगर मैं यहाँ एक और चार्ज ले आऊं Q3, तब Q1 के ऊपर फोर्स कितना होगा? Q1 के ऊपर जो फोर्स होगा वो उतना होगा कि Q2 जितना फोर्स लगाएगा प्लस Q3 कितना जितना फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, यानी कि ये इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वही होगा नेट फोर्स Q1 पे। अगर मैं और चार्ज ले आऊं, मान के चलो यहाँ Q4 भी ले आऊं, तब Q1 के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा? तब Q1 के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो इन तीनों फोर्सेस का, मतलब जो ये फोर्स है ये वाला जो फोर्स है ये वाला, और ये वाला जो फोर्स है ये वाला, इन तीनों फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा वो उसके इक्वल होगा। यही तो था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मैंने कराया भी तो था क्लास में, बहुत इजी था। सर आप इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? लैंग्वेज मैंने लिखवाई है ना बच्चे कि व्हेन देयर इज सिस्टम ऑफ चार्जेस द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ड्यू टू ऑल द चार्जेस। यही था। नोटबुक खोल के तो देखो, मैंने डेफिनेशन भी लिखवाई है उसमें। मैं देखो सिलेबस में मैं कुछ ऐसा नहीं कि मैंने कुछ छुड़वाया हो, मैं एक एक चीज A to Z करवाई है मैंने, ठीक है, समझे? यस सर। ओके, तो अभी तुम्हारा काम ये है कि जो थर्ड टेस्ट हो गया, इसकी नोटबुक में जो टेस्ट बुक तुमने जो नोटबुक तुमने टेस्ट के लिए अलग बनाई है, उसमें मतलब क्या करना है, क्वेश्चन लिखते चलो और नीचे उसका एकदम करेक्ट आंसर, वहां पर गलती नहीं होनी चाहिए, करेक्ट आंसर बिल्कुल लिखो। फिर अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन उतारो, फिर उसका करेक्ट आंसर एकदम करो। समझे? समझे बच्चों? यस सर। ठीक है। हाँ सर, सर आप जो 9 का जो लिखवाए थे सर, वो बोला तो सर वो मतलब मतलब किसने बताया था? थोड़ा कौन सा टॉपिक था वो वाला? तो बताएं, खोज लेंगे प्रिंसिपल ऑफ इसको। सुपरपोजिशन, उसके बाद में कूलम्ब्स लॉ के बाद में ही था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तुम ढंग से देखना, तुमको दिखेगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो था वो उसके बाद में था, कूलम्ब्स लॉ के बाद में था। और क्या कहते हैं, लेक्चर भी देख लेना, उसका लेक्चर में भी मैंने लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा ही है तुम पे, तो देख लेना अगर तुमको समझना है तो। ठीक है सर, देख लेंगे। ओके, आज के लिए सर, इतना ही करते हैं। सर सिलेबस में जो फिजिक्स का सिलेबस है जैक बोर्ड का, सर वो कितना है? मतलब चैप्टर ओके, चैप्टर वो तो मैं समझ। डिस्कस कर दूंगा मैं एक बार, ठीक है, वो मैं डिस्कस कर लूंगा अलग से सिलेबस। सर इसके बाद से सर आपने बोला था ई चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। हाँ, चैप्टर 2 स्टार्ट करूंगा, लेकिन वही अभी टेस्ट डिस्कस करना था और एक टॉपिक आपका बच रहा था गॉस लॉ, वो करा के मैं चैप्टर 2 स्टार्ट करूंगा। अभी मैं उसका वीडियो भी रिकॉर्ड करने जा, जो न्यूमेरिकल मैंने दिया था वो हो गया होगा आई गेस। हाँ सर, हो गया, मैंने आपको भेजा है, देखिए। ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके। ओके सर, बाय सर, गुड नाइट सर। बाय।